बचपन से ही ना हमें एक सलाह बिल्कुल घुट्टी में पिलाई जाती है। अच्छा, वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली। हाँ बिल्कुल, मतलब कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर दिमाग में कोई भी नेगेटिव या डरावना ख्याल आए ना तो बस उसे तुरंत बाहर निकाल फेंको। एग्जैक्टली, उसे निकाल फेंको और अपने मन को पूरी तरह से काबू में रखो। लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि ये जो पॉजिटिव रहने की जिद है ना, यही हमारे आज के आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी थकावट का कारण बन गई है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने ही दिमाग के अंदर ना एक ऐसा अदृश्य युद्ध लड़ रहे हैं जहां हम खुद ही कैदी हैं और खुद ही एक बेहद सख्त जेलर भी बन गए हैं। ये एक बहुत ही सटीक विजुअलाइजेशन है। मतलब अगर हम देखें तो आज के समाज में जो ये मनोवैज्ञानिक थकान है, जिसे हम साइकोलॉजिकल फटीग कहते हैं, हाँ। वो एक महामारी का रूप ले चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि यह बाहरी दुनिया की भागदौड़ से उतनी नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ, जितनी इस सेल्फ सुपरविजन से आ रही है। इंसान एक ही समय पर अपनी जिंदगी जी भी रहा है और 24 घंटे अपने ही विचारों की निगरानी कर रहा है। बिल्कुल, अपने ही विचारों पर एक सुपरवाइजर की तरह बैठा है। वो हर पल खुद को रेट कर रहा है कि आज मेरे विचार कितने शुद्ध हैं, आज मैं कितना खुश हूं, क्या मैं सही दिशा में सोच रही हूं? हाँ, क्या मैं सही दिशा में सोच रहा हूं। देखिए, मन कोई मशीन नहीं है, लेकिन हमने उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया है जिसे लगातार फिक्स करने की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, तो आइए इस पर जरा गहराई से चर्चा करते हैं। आज हम जिस विषय पर ये डीप डाइव कर रहे हैं वो है संदीप चौहान की किताब द रेजिस्टेंस पैराडॉक्स। और ये किताब ना इस पूरी धारणा को जड़ से हिला देती है। बिल्कुल हिला देती है। हमारा आज का मिशन यही समझना है कि आखिर क्यों विचारों को जबरदस्ती कंट्रोल करने के हमारे जो सारे तरीके हैं वो अक्सर बुरी तरह फेल हो जाते हैं, और कैसे शांति इंटेलिजेंट नेविगेशन से आती है। सही कहा। तो जब हम हमेशा इस पॉजिटिव रहने के जाल में फंसते हैं तो सबसे पहली चीज जो जन्म लेती है वो है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग। अब देखिए, हम अक्सर मानते हैं कि ओवरथिंकिंग का मतलब है दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचारों का आ जाना, जैसे किसी व्यस्त सड़क पर बहुत सारा ट्रैफिक हो। हाँ। लेकिन चौहान इसे एक अलग ही चश्मे से देखते हैं। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोचक है वो ये है कि विचारों की अधिकता ही ओवरथिंकिंग है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मतलब ज्यादा सोचना ओवरथिंकिंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ बहुत ज्यादा सोचने से ही समस्या होती तो दुनिया के सारे वैज्ञानिक, दार्शनिक या कलाकार हमेशा मनोवैज्ञानिक रूप से थके हुए और बीमार होते। हाँ, ये तो है, उनका तो काम ही सोचना है। एग्जैक्टली। समस्या विचारों की गिनती में नहीं है। किताब में ओवरथिंकिंग का असली मतलब रिकर्सिव अनरिजॉल्व्ड एंगेजमेंट बताया गया है। रिकर्सिव अनरिजॉल्व्ड एंगेजमेंट, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, सरल शब्दों में समझे तो ये ऐसा है जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड प्लेयर किसी एक ही खरोंच पर अटक गया हो। ओह, मतलब एक ही लूप में फंस जाना। बिल्कुल। मन किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहा है, वो बस एक ही डर या किसी पुरानी अपमानजनक बातचीत या किसी अनसुलझे मुद्दे के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है। और ये लूप बनता कैसे है? क्योंकि अगर हम तार्किक रूप से देखें तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो एक ही बुरी याद के बारे में 50 बार सोचे। कोई नहीं चाहता। तो यहीं पर वो सकारात्मक सोच वाला दबाव काम खराब करता है ना। बिल्कुल सही पकड़ा। लोग इस उलझन से लड़ने की कोशिश करते हैं। वो खुद से कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपना ध्यान भटकाना चाहिए। और विडंबना यह है कि जितना मन उन विचारों को रोकने की कोशिश करता है वो उतना ही उसी विचार में उलझता जाता है। एग्जैक्टली। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में दिमाग असल में शांति नहीं ढूंढ रहा होता। तो क्या ढूंढ रहा होता है? वो निश्चितता ढूंढ रहा होता है। सर्टेनिटी। अच्छा, सर्टेनिटी। हमारा नर्वस सिस्टम उस अनसुलझे विचार पर तब तक अटका रहता है जब तक उसे ये यकीन नहीं हो जाता कि सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जीवन में पूर्ण निश्चितता तो कभी नहीं होती। हम भविष्य को पूरी तरह से कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। वंडरफुल, यही सबसे बड़ी बात है। और क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मन उसी लूप में फंसा रह जाता है। इंसान सोचता है कि अगर वो किसी डर के बारे में 100 बार और सोच लेगा, हर बुरे से बुरे परिदृश्य की पहले से कल्पना कर लेगा, तो शायद उसे कंट्रोल मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इसके उलट वो लगातार अपनी ही मानसिक ऊर्जा को जला रहा होता है। वाओ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि जब हम इस लूप में फंसते हैं तो हमें लगता है कि ये सारे विचार हम जानबूझकर सोच रहे हैं।
हम खुद को इन विचारों का निर्माता मान लेते हैं। किताब में इस पहलू पर बहुत गहराई से बात की गई है कि समस्या असल में विचारों में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम विचारों को किस रूप में देखते हैं। बिल्कुल। इसे किताब में इल्यूजन ऑफ ऑथरशिप कहा गया है। इल्यूजन ऑफ ऑथरशिप। हाँ, यानी निर्माता होने का भ्रम। हाँ, ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा भ्रम है। हमें लगता है कि हमारा दिमाग एक खाली कमरा है जहां हम एक कुर्सी पर बैठकर हर विचार को अपने हाथों से गढ़ रहे हैं। और इसीलिए जब कोई बुरा विचार आता है तो हम खुद को ही दोषी मानने लगते हैं कि अरे मैंने ऐसा क्यों सोचा। एग्जैक्टली। हम खुद कब जज करने लगते हैं, जबकि हकीकत में हमारा मन एक घने जंगल या एक सक्रिय इकोसिस्टम की तरह है। विचार हमारी पुरानी स्मृतियों, हमारे शरीर की जैविक प्रतिक्रियाओं, दबी हुई भावनाओं और हमारे आसपास के माहौल से खुद ब खुद उत्पन्न होते हैं। मतलब वो बस आ रहे हैं। हाँ, जिस तरह हमारा शरीर बिना हमारे कहे खाना पचाता है, दिल धड़कता है, वैसे ही दिमाग का काम विचार उत्पन्न करना है। तो अगर हम विचारों के निर्माता नहीं हैं, तो फिर वे क्या हैं? मुझे यहाँ ना एक उदाहरण सूझ रहा है जो शायद इस बात को और स्पष्ट कर सके। बिल्कुल, बताइए। हम अक्सर एक हाईवे के किनारे खड़े होते हैं, राइट? विचार उस हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की तरह हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। वे आ रहे हैं और जा रहे हैं। परेशानी तब शुरू होती है जब हम सिर्फ खड़े होकर उन्हें देखने के बजाय हर डरावनी या अजीब दिखने वाली गाड़ी के सामने कूद जाते हैं। हाँ। उसका दरवाजा खोलते हैं, अंदर बैठ जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमें किडनैप कर लिया गया है। बिल्कुल। मतलब हम बिना वजह हर गुजरते विचार पर अपनी पहचान का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाड़ी वाला रूपक ना बहुत ही सटीक है। किताब में इसे पानी की बुलबुलों की तरह बताया गया है। अच्छा, बुलबुले? हाँ, जब चेतना में कोई विचार उठता है तो वो बस एक बुलबुले की तरह होता है। वो थोड़ी देर रहता है और अगर हम उस पर कोई विशेष ध्यान ना दें तो वो खुद ही फूट जाता है। या जैसे आपने कहा, वो गाड़ी आगे निकल जाती है। लेकिन जब हम किसी विचार से डर जाते हैं या उसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो हम अनजाने में अपनी मानसिक ऊर्जा देकर उसे मनोवैज्ञानिक रूप से भारी बना देते हैं। हम उसे एक अस्थाई बुलबुले से एक ठोस चट्टान में बदल देते हैं। बिल्कुल, ठोस चट्टान बना देते हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारी चेतना में आने वाला हर विचार कोई परम सत्य या कोई आदेश नहीं है जिसका पालन करना जरूरी हो। सही बात है। कई बार कोई निराशाजनक विचार सिर्फ इसलिए आ रहा होता है क्योंकि हम शारीरिक रूप से थके हुए हैं या हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल, बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी या एक बड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। अगर विचार सिर्फ गुजरती हुई गाड़ियां हैं या पानी के बुलबुले हैं और इंसान स्वाभाविक रूप से खुशी और शांति की तलाश करने वाला जीव है, तो फिर लोग अक्सर दर्दनाक यादों और बुरी भावनाओं को इतनी मजबूती से पकड़कर क्यों रखते हैं? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मतलब कोई भी जानबूझकर खुद को उस दुख में क्यों रखना चाहेगा? ये तो मानवीय स्वभाव के बिल्कुल उल्टा लगता है ना? ये सवाल सतह पर भले ही अजीब लगे, लेकिन अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसके पीछे की न्यूरोबायोलॉजी बहुत गहरी है। अच्छा। और यहीं पर किताब का सबसे चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है, कंटिन्यूटी सीकिंग सेल्फ। द कंटिन्यूटी सीकिंग सेल्फ। हाँ, हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा खुशी की तलाश नहीं करता। वेट, रियली? खुशी नहीं ढूंढता? नहीं, सबसे पहले वो निरंतरता और पहचान की स्थिरता खोजता है। मतलब एक स्टेबिलिटी चाहिए उसे। एग्जैक्टली। उसे ये जानना होता है कि मैं कौन हूं और ये दुनिया मेरे लिए कैसे काम करती है। नर्वस सिस्टम के लिए सुरक्षा का मतलब खुशी नहीं है। तो सुरक्षा का मतलब क्या है? सुरक्षा का मतलब है प्रेडिक्टेबिलिटी, भविष्यवाणी करने की क्षमता। ओह, मतलब दिमाग को बस ये पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, भले वो कुछ बुरा ही क्यों ना हो। बिल्कुल, भले ही वो दर्दनाक हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति सालों से किसी अत्यधिक तनावपूर्ण माहौल में या किसी अस्वस्थ रिश्ते में रहा है। लगातार संघर्ष वाली स्थिति है। उसके शरीर का कॉर्टिसोल लेवल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो हमेशा बढ़ा रहता है। हाँ, वो तो है। अब उसका नर्वस सिस्टम उस उथल पुथल को ही अपनी सामान्य स्थिति मान चुका है। उसका नॉर्मली उथल पुथल बन गया है। हाँ, उसे पता है कि उस दर्द में सरवाइव कैसे करना है। अब अगर अचानक उसे एक बहुत ही शांत और प्यार भरा माहौल मिल जाए तो तार्किक रूप से तो उसे खुश होना चाहिए। लेकिन उसका नर्वस सिस्टम घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि वो शांति उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित है, अनफेमिलियर है। दिमाग सिग्नल देता है कि
कुछ तो गड़बड़ है। इतनी शांति कैसे हो सकती है? जरूर कोई बड़ा खतरा आने वाला है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है ना? इसका मतलब है कि हम अनजाने में अपरिचित शांति की तुलना में परिचित दर्द को चुनते हैं। परिचित दर्द, फेमिलियर पेन। हाँ, क्योंकि कम से कम उस दर्द में हमें अपनी पहचान का पता होता है, हमें पता होता है कि हम कौन हैं। और यही कारण है कि लोग अक्सर अस्वस्थ रिश्तों या खराब आदतों या पुराने तनाव भरे माहौल में वापस लौट जाते हैं। और बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, जबकि अंदर से उनका दिमाग बस उस टूटी हुई निरंतरता को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब हीलिंग या मानसिक रूप से ठीक होना कई बार इसलिए डरावना लगता है क्योंकि ये इंसान से उसकी पुरानी पहचान छीन लेता है। बिल्कुल। मन पूछता है कि अगर मैं ये दर्द, ये संघर्ष छोड़ दूं तो मैं कौन हूं? मेरी कहानी क्या रह जाएगी? वाह, ये सच में बहुत गहरा है। और जब ये सब अंदर चल रहा होता है, हाँ, मतलब जब हमारा मन अपनी पुरानी पहचान और परिचित दर्द से चिपका रहना चाहता है, और तभी हम बाहरी दुनिया की वो सेल्फ हेल्प वाली सलाहें सुन लेते हैं। हाँ, रातों रात बदलने वाली। बिल्कुल, हम खुद को जबरदस्ती बदलने की जिद पकड़ लेते हैं। हम खुद पर एक कठोर अनुशासन थोपते हैं। और यहीं से जन्म लेता है हमारी आज की चर्चा का सबसे मुख्य विषय, द रेजिस्टेंस पैराडॉक्स, यानी प्रतिरोध का विरोधाभास। एग्जैक्टली। अंदर एक भारी घर्षण या फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। और ये घर्षण हमारे रोजमर्रा के जीवन में ना काम टालने की आदत, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, उसके रूप में दिखाई देता है। हाँ, या किसी भी नए बदलाव के प्रति भारी आलस्य के रूप में। और समाज इसका फैसला बहुत ही बेरहमी से करता है। बिल्कुल करता है। समाज मानता है कि अगर कोई बदलाव का विरोध कर रहा है या काम टाल रहा है तो उसमें इच्छा शक्ति की कमी है। लोग कहते हैं कि वो आलसी है या उसकी मानसिकता कमजोर है, और फिर हम खुद को ही कोसने लगते हैं। लेकिन संदीप चौहान की किताब इस पूरे नजरिए को पलट देती है। वो कैसे? उनके अनुसार ये जो प्रतिरोध है ना, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारे ही अंदर के सिस्टम का एक सिग्नल है। एक सिग्नल? मतलब मैं यहाँ एक एनालॉजी देना चाहूंगी जो शायद इसे और अच्छे से समझा सके। हाँ बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है जैसे गाड़ी चलाते वक्त हमारा एक पैर पूरी ताकत से एक्सेलरेटर पर है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, हम सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उसी समय पुरानी पहचान खोने के डर और उस अनजानी शांति की घबराहट के कारण हमारा दूसरा पैर जोर से ब्रेक पर भी दबा हुआ है। एग्जैक्टली, ब्रेक पर दबा है। अब अगर हम समाज की सलाह मानकर एक्सेलरेटर को और जोर से दबाएंगे, यानी खुद पर और ज्यादा कठोर अनुशासन थोपेंगे, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, बस टायर घिसेंगे, इंजन जलेगा और धुआं उठेगा। विरोधाभास यही है, द रेजिस्टेंस पैराडॉक्स। इंसान जितनी जोर से खुद को बदलने या विचारों को काबू करने की कोशिश करता है, अंदर का घर्षण उतना ही बढ़ जाता है। बल प्रयोग से बदलाव नहीं होता, बल्कि एक भयंकर आंतरिक युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये प्रतिरोध हो क्यों रहा है? प्रतिरोध तब होता है जब हमारा आंतरिक सिस्टम खुद का पुनर्गठन कर रहा होता है, रीऑर्गेनाइज कर रहा होता है। हाँ, वो नई चीजें सीख रहा होता है, लेकिन वो बदलाव इतना तेज होता है कि नर्वस सिस्टम उसे संभाल नहीं पाता। वो डर जाता है और वो ब्रेक लगाकर कहता है, थोड़ा रुको, हमें पुरानी निरंतरता को भी बचाना है। तो फिर ऐसे में रास्ता क्या है? मतलब अगर एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबे हुए हैं और जोर लगाना समाधान नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इस प्रतिरोध से हार मान लेनी चाहिए? नहीं, हमें हार नहीं माननी है और ना ही इससे लड़ना है। हमें इस प्रतिरोध से संवाद करना है। संवाद? हाँ, जब हम खुद को कोसना बंद करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा यह आंतरिक प्रतिरोध किस चीज को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, तब तनाव कम होने लगता है। मतलब हमें उससे पूछना है कि तुम किस बात से डरे हुए हो? बिल्कुल। हमें यह समझना होगा कि नर्वस सिस्टम को नए बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय और आराम की जरूरत होती है। सही बात है। जब हम खुद पर से वो परफेक्ट बनने का और तुरंत बदलने का दबाव हटा लेते हैं, तब जाकर वो ब्रेक वाला पैर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो बहुत ही सुकून देने वाला है। बिल्कुल। इसे किताब में इंटेलिजेंट नेविगेशन कहा गया है। इंटेलिजेंट नेविगेशन, समझदारी से दिशा तय करना। हाँ, क्योंकि अब तक हम यही मानते आए हैं कि मानसिक शांति का मतलब है दिमाग का पूरी तरह से शून्य हो जाना।
या किसी भी नकारात्मक विचार का ना आना। हाँ, या भावनाओं का पूरी तरह नियंत्रण में होना। जैसे जैसे शांति कोई ऐसी मंजिल हो जहां पहुंचकर हम एक रोबोट बन जाएंगे। जबकि सच्ची शांति का मतलब विचारों का गायब होना नहीं है। तो क्या है? इंटेलिजेंट नेविगेशन का मतलब है ये स्वीकार करना कि चेतना के भीतर मौसम की तरह बदलाव आना प्राकृतिक है। मौसम की तरह? हाँ, कभी विचार साफ होंगे, कभी मन में घने बादल आएंगे और कभी-कभी तूफान भी आएगा। और हमें उन तूफानों को रोकना नहीं है। इंटेलिजेंट नेविगेशन का अर्थ है उन उतार चढ़ावों के बीच समझदारी से अपना रास्ता तय करना। हर लहर से लड़ना नहीं, बल्कि पानी के बहाव के साथ तैरना सीखना। मतलब हमें अपने मन की अदालत में हर गुजरते विचार को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ क्यों आए। बिल्कुल नहीं। जब हम अपने ही मन को एक दुश्मन की तरह देखना बंद कर देते हैं तो मन खुद ब खुद अपनी स्वाभाविक शांत अवस्था में लौटने लगता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ हम कंट्रोल करने की जिद छोड़कर बस एक समझदार दर्शक बन जाते हैं। और ये बदलाव ना रातों रात नहीं होता। बिल्कुल नहीं, इसमें समय लगता है। नर्वस सिस्टम को ये सिखाना पड़ता है कि ये नई अपरिचित शांति सुरक्षित है। और सबसे जरूरी चीज जो इसमें चाहिए वो है खुद के प्रति करुणा, सेल्फ कंपैशन। खुद से लड़कर कोई भी आंतरिक शांति नहीं पा सकता। बिल्कुल सही कहा। आज के इस गहरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। एक ऐसा विचार जो शायद हर किसी का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। बताइए, हम जीवन भर ये सोचकर भागते रहते हैं कि हमारे अंदर कुछ टूटा हुआ है जिसे ठीक करने की जरूरत है। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा मन कभी टूटा हुआ था ही नहीं? क्या बात है। जिसे हम अब तक अपनी कमजोरी, अपना ओवरथिंकिंग या अपनी विफलता मान रहे थे, वो शायद सिर्फ एक डरे हुए नर्वस सिस्टम का हमें सुरक्षित रखने का अपना एक अजीब तरीका था। एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। बिल्कुल। क्या हो अगर असली आजादी अपने मन को जीतने या उसे पूरी तरह काबू करने में नहीं है, बल्कि उसके साथ चल रहे इस थका देने वाले अदृश्य युद्ध को हमेशा के लिए रोक देने में है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये हमें खुद से लड़ने के बजाय खुद को समझने की दिशा में ले जाता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने विचारों के गुजरते हुए तूफानों को बस एक दर्शक बनकर देखिए, उनमें उलझिए मत।